hello friends, welcome in Heal Psycholab. Let's start the next topic. चैप्टर 1 का मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. सो देखिए, ये पहला चैप्टर है इस बारे में कि डिसिप्लिन कितनी ब्रांचेस देता है, इसके कितनी 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 ब्रांचेस है, कितने सब पार्ट है, कि किस किस में हम अपने प्रोफेशन बना सकते हैं, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्टेड. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू मेक योर करियर इन साइकोलॉजी, दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. So various fields of specialization in psychology have emerged over the years. Some of these are discussed in this section. तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन की बात हुई है साइकोलॉजी में और बहुत सारे इमर्ज हुए हैं और उनमें से कुछ इसमें से डिस्कस हुए हैं, सारे के सारे नहीं कुछ. तो सबसे पहले बात हो रही है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की. इन्वेस्टिगेट मेंटल प्रोसेस. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है. इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस, इट जस्ट रिलेटेड टू द ब्रेन. ओके, तो मेंटल प्रोसेस इज व्हाट, लेट्स स्टडी दैट. If you talk about what is mental process, so mental process involved in acquisition, storage, manipulation and transformation of information received from the environment along with its use and communication. तो जो भी चीज़, जो भी प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है. एक्विजिशन का मतलब होता है कुछ लर्निंग करना, ठीक है. स्टोरेज, मैनिपुलेशन किसी चीज़ को करना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना इन्फॉर्मेशन का जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है, या उसका यूज़ करना या उसको कम्युनिकेट करना, ये सब क्या कहलाता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी. तो जो मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं. अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज. तो एक सिंपल सी बात ध्यान में रखो, आपके ब्रेन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे आपका ब्रेन अटेंशन देता है, परसेप्शन करता है, मेमोरी रखता है, रीजनिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, या लैंग्वेज यूज़ करता है, ये सारे किस चीज़ के पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गए कॉग्निटिव प्रोसेस. You will be studying this topic later in this textbook. In order to study this cognitive process, psychologists conduct experiment in laboratory setting. कहाँ पे होता है ये, तो साइकोलॉजिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करते कहाँ हैं, लेबोरेटरी. क्यों करते हैं भाई, तो लेबोरेटरी में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ये एक्सपेरिमेंट बेसिस होते हैं, और एक्सपेरिमेंट क्या होंगे, साइंटिफिक, जो किसी कंट्रोल कंडीशंस पे किए जाएंगे ताकि उनके बाहर के जो वेरिएबल्स हैं उसे अफेक्ट ना कर सके. तो सम ऑफ देम ऑल्सो फॉलो एन इकोलॉजिकल अप्रोच, एन अप्रोच विच फोकस ऑन द एनवायरमेंट फैक्टर. अब इसमें से कुछ इकोलॉजिकल अप्रोच भी शामिल होती हैं जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लिया जाता है, फोकस किया जाता है. टू स्टडी cognitive process in a natural setting, cognitive psychology often collaborate with neuroscientists and computer scientists. और जब किसी साइकोलॉजिस्ट को वो नेचुरल सेटिंग में अगर कॉग्निटिव प्रोसेस को स्टडी करना होता है तो उसके लिए दो लोगों को शामिल किया जाता है. एक होता है न्यूरो साइंटिस्ट और दूसरा है कंप्यूटर साइंटिस्ट. दिस इज अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अब बात करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की. तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकस ऑन द रिलेशन बिटवीन द बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम. बायो की बात हो रही है तो फिजिकल सिस्टम की तो बात होगी, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्योंकि बायो में बात ही नर्वस सिस्टम की होगी. और नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, CNS और PNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल. लेट्स टॉक अबाउट द इम्यून सिस्टम एंड द जेनेटिक्स. वो इम्यून सिस्टम की बात करेगा, जेनेटिक यानी जो भी आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके बारे में बात करेगा. तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ्टन कोलैबोरेट विथ न्यूरोसाइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो इनके साथ कोलैबोरेट करेंगे. फिर बात करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी की. न्यूरो की मतलब जो न्यूरो स्टडी करते हैं. सो हैज इमर्ज्ड द फील्ड ऑफ रिसर्च वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट and neuroscientists are working together. Research are studying the role of neurotransmitter और chemical substance. न्यूरोट्रांसमीटर होता ही केमिकल सब्सटेंट है. जब आपने देखा हो कि अगर मान लीजिए ये एक क्या कहते हैं न्यूरॉन है, ये इसके एक्सॉन है और ये डेंड्राइट्स जा रहे हैं और बीच में एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है. अगर मैं इसको यहाँ करूँ और यहाँ पे भी एक न्यूरॉन शुरू होगा, तो जब ये न्यूरॉन यहाँ तो इसका चल रहा होगा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, और जैसे यहाँ पे आएंगे यहाँ शुरू हो जाएगा केमिकल प्रोसेस. इसलिए हम बहुत सारे जो ड्रग्स लेते हैं वो किसका काम करते हैं, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड देयरफॉर इन एसोसिएटेड मेंटल फंक्शन, जो मेंटल फंक्शन से एसोसिएट होते हैं. दे डू देयर रिसर्च ऑन पीपल विद नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन एज वेल एज ऑन पीपल विद डैमेज ब्रेन बाय फॉलोइंग एडवांस टेक्नोलॉजी. तो दोनों पे काम करते हैं न्यूरो
न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। देखो कंपैरिजन करने के लिए दोनों का चाहिए होगा ना, नॉर्मल ब्रेन का भी स्टडी चाहिए और अब नॉर्मल ब्रेन का भी। अब ये स्टडी करते कैसे हैं, तो आजकल कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे ईईजी, पेट और एफएमआरआई। मैं इनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और पेट का मतलब होता है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, एंड एफएमआर का मतलब होता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये काम क्या करते हैं, ईएजी होते हैं एक ना इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं ब्रेन में बहुत सारे, आगे वैसे इसके बारे में आएगा, उससे ब्रेन की वेव्स को स्टडी करते हैं। और पेट भी समथिंग लाइक दैट आपका मेटाबॉलिक रेट को स्टडी करता है। और एफएमआर जो है ये स्मॉल चेंजेस जो होते हैं ना ब्लड में, ब्लड के फ्लो में और ब्रेन एक्टिविटी में, उसको स्टडी करता है। तो अबाउट यू विल स्टडी लेटर, इसके बारे में आगे आएगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, स्टडी द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जब से बच्चा एक बॉम्ब में आया वहाँ से लेके बच्चा पैदा होने से लेके उसके मरने तक, जब तक वो ओल्ड एज तक चले जाता है, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का जैसे आपने इरेक्शन और पियाजे का नाम सुना होगा, तो ये स्टडी करते हैं कि फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो डिफरेंट एजेस में होती रहती है और स्टेजेस में होती रहती है ओवर अ लाइफ स्पेन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। वही मैंने बात की, मतलब जब से कंसीव किया तब से ओल्ड एज तक, डेथ तक। तो द प्राइमरी कंसर्न ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट इज हाउ वी बिकम व्हाट वी आर। तो यहाँ पे प्राइमरी कंसर्न होता है कि हम कैसे बने जो हम हैं। सो फॉर मेनी ईयर्स द मेजर एम्फोसाइज वाज ऑन द चाइल्ड एंड द एडोलसेंट डेवलपमेंट। तो मेजर एम्फोसाइज किस पे था, बच्चे पे शुरू के टाइम पे और एडोलसेंट पे। लेकिन उसके बाद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द डेवलपमेंट साइकोलॉजी शो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एडल्ट डेवलपमेंट एंड एजिंग। इसको भी फिर बाद में स्टडी किया जाने लगा। दे फोकस ऑन द बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस psychological characteristics such as intelligence, cognition, emotion, temperament, morality and social relationships। तो इन्होंने जो बाकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो बाद में आए, उन्होंने सारे सब पे फोकस किया, जैसे बायोलॉजिकल, सोशो कल्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, इंटेलिजेंस करता है, कॉग्निशन करता है, इमोशन करता है, टेम्परामेंट करता है, मोरालिटी करता है एंड सोशल रिलेशनशिप करता है। देखिए एक बात समझिए, ये सारी चीज़ें एक टाइम के लिए अफेक्ट नहीं होती, लाइफ स्पेन, पूरे लाइफ स्पेन में एडोलसेंस में अलग इफेक्ट करेगी, एडल्टहुड में अलग करेगी, उसके बाद जैसे जैसे एजिंग होती जाएगी तो हर चीज़ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्फ्लुएंस उनका अलग अलग होने लगेगा। तो इसलिए इन्होंने एम्फोसाइज किया कि नहीं, हमें सिर्फ चाइल्ड या एडोलसेंट में नहीं, हमें उसके आगे भी पढ़ना चाहिए या उस पर आगे भी काम करना चाहिए। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, एजुकेशनलिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से, सोशल वर्कर से, काउंसलर एंड ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर देयर इज अ कंसर्न फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी। इट एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट्स। तो लोग जो हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट से कैसे अफेक्ट होते हैं। देखिए आजकल सोशल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट होता है क्योंकि इससे हम बहुत इन्फेक्ट होते हैं। हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर, कैसे लोग हमारे बारे में सोचते हैं या कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक इज एटीट्यूड्स, conformity, obedience and to authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relationship and so on। ये आगे हम सोशल साइकोलॉजी का चैप्टर आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही कि वो इन सब चीज़ों पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी। तो क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी क्या है, देखिए एक तो हो गया अपना कल्चर, ठीक है। सो एक तो हो गया आपका अपना कल्चर, है ना, और दूसरा हो गया आपका कि आप क्रॉस कल्चर में जा रहे हैं। मान लिया आप अभी इंडिया में हैं और इंडिया से आप यूएसए में जाते हैं। अब देयर इज अ क्रॉस कल्चर, व्हाई इट इज़, बिकॉज इंडिया में पूरा कलेक्टिविस्ट कल्चर है, यहाँ फैमिलीज में रहना लोग पसंद करते हैं, जबकि यूएसए में पूरा इंडिविजुअलिज्म है। तो देखिए कल्चर यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस कल्चर की बात हो गई, तो आप दूसरे कल्चर में जा रहे हैं। तो सेम यहाँ पे है कि एग्जामिन्स द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। तो ये क्या करता है, ये अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर समझने में, थॉट्स एंड इमोशन समझने में हेल्प करता है। इट रिज्यूम दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल बट ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। ये सिर्फ बायोलॉजिकल पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ जीन नहीं है जो हमारे लिए इफेक्ट करते हैं, बल्कि इट्स मोर अबाउट लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ अ कल्चर, कि मतलब हमें जो हमारे जो कल्चर से हमें मिलता है। देयरफॉर बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट। इसलिए हमारा बिहेवियर खाली जेनेटिक्स के बेसिस पे नहीं बल्कि सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट पे भी स्टडी करना
चाहिए. It should be studied on the basis of socio-culture context. As you will be studying in different chapter of this book, culture influence human behavior in many ways and in varying degrees. तो आगे हम इस बुक में पढ़ेंगे कि कल्चर कैसे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से करता है और कितने लाइक इंटेंसिटी पे करता है. Next is environmental psychology. Studies the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution and natural disaster on human behavior. अगर आपने कभी सुना हो या देखा हो कि जैसे आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है या जैसे बहुत गर्म एनवायरनमेंट होता है, तो कई बार लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं जस्ट ड्यू टू द फीलिंग हॉट और ह्यूमिड. तो एनवायरनमेंट का हमारे बिहेवियर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है ना. तो वो यही बात कर रहा है कि स्टडीज द इंट्रैक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर ऑन ह्यूमन बिहेवियर. द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, the emotional state and the interpersonal relationship are also investigated. तो इसमें फिजिकल अरेंजमेंट को पढ़ा जाता है वर्क प्लेस के, ऑन हेल्थ का उस पर क्या इशू पड़ता है, इमोशनल स्टेट पे क्या इशू पड़ता है या इंटरपर्सनल रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है. करंट टॉपिक्स जो रिसर्च के हैं इन दिस फील्ड आर द एक्सटेंट टू विच द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, किस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज, क्योंकि आप देखते जा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े पहाड़ बनते जा रहे हैं वेस्ट के. एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिस तरीके से पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे किया जा सकता है. इफिशिएंट यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज का कैसे किया जा सकता है. ये कैसे फंक्शंस किए जा सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर में. तो दिस इज कॉल्ड अबाउट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज health psychology, that is on the focus on the role of psychological factor, for example stress. तो ये तो बहुत ही वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का और बहुत ही पॉपुलर है. स्ट्रेस, एंजाइटी इन द डेवलपमेंट, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस. तो किस तरीके से ये डेवलप होता है, प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को होने में, और इन इलनेस का ट्रीटमेंट क्या है. तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के, वो जनरली क्या होते हैं, स्ट्रेस एंड कूपिंग. एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ और आप उसके साथ कैसे कूप कर पा रहे हैं. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ एंड पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, वेज ऑफ प्रमोटिंग एंड हेल्थ इनहांसिंग फैक्टर. तो इसमें क्या रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे का क्या रिलेशन है हेल्थ से या पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप से या वेज ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ इनहांसिंग फैक्टर. नेक्स्ट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी डील विथ कॉजेस. अब देखिए ये जो क्लिनिकल है, देखिए हमारे देश में, हमारे जो इंडिया में है, यहाँ पे एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है. अगर आपको मेडिकल फील्ड में जो है एज अ साइकोलॉजिस्ट बनना है तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि वो मेडिकल डिसऑर्डर से डील करते हैं और उसके लिए एमफिल करना ज़रूरी होता है. वो भी कौन सा एमफिल, RCI वाला एमफिल, यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ये नहीं हो सकता कि जैसे जामिया एक एमफिल कराता है साइकोलॉजी में, तो यू कैन डू दैट बट यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज एन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. फॉर दैट यू नीड एन RCI लाइसेंस. ओके, सो इट डील्स विद द कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर एंड क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज. ये सारे के सारे डिसऑर्डर, यहाँ तो बहुत लिमिटेशन में दिया हुआ है, बट देयर इज अ मल्टीपल डिसऑर्डर्स. अगर आप ICD या DSM को देखेंगे तो देयर इज अ मल्टीपल डिसऑर्डर्स टू स्टडीज एंड जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं. अ रिलेटेड एरिया इज काउंसलिंग विच एम्स टू इम्प्रूव एवरीडे फंक्शनिंग बाय हेल्पिंग पीपल सॉल्व प्रॉब्लम इन डेली लाइफ्स एंड कोप मोर इफेक्टिवली विद चैलेंजिंग सिचुएशंस. अब देखिए डिफरेंस क्या है काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में. जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में लोगों की तकलीफ आती है, वो अफेक्ट करती है लोगों को, वो उससे कूप करने में हेल्प करते हैं उनको, चैलेंज जो सिचुएशन उनको चैलेंजिंग करती है तो वो उससे रिलेटेड होती है, उससे रिलेटेड वो हेल्प करते हैं. जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये डज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑल्दो अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट समटाइम्स विल बी पीपल हु हैव लेस सीरियस प्रॉब्लम्स. यस, लेस सीरियस मतलब जिनको बहुत कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है विच इज़ लाइक सेंसिटिव. इन मैनी इंस्टांसेस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क विद स्टडीज, सॉरी बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है कि इन मैनी इंस्टांस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क विद स्टूडेंट्स एडवाइजिंग देम अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड करियर प्लानिंग लाइक
इस तरह से, मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपने स्कूल्स में भी देखे होंगे, काउंसलर्स, तो वो जनरली स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड या करियर प्लानिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें या साइकाट्रिस्ट की बात करें, ऑल्सो स्टडी द कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये दोनों क्या करते हैं, ये पहले कॉज देखते हैं डिसऑर्डर का, फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रिवेंशन किया जा सके, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को रोका जा सके। सो हाउ आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट डिफरेंट? दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं? देखिए, साइकाट्रिक इज अ मेडिकल डॉक्टर, ठीक है, वो पहले MBBS करेंगे, फिर MD स्पेशलाइजेशन करेंगे साइकाट्रिक में। जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो MA या MSc करके दे विल गो फॉर द MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड दे विल बी, दिस इज अ 2 years कोर्स विच यू हैव टू डू रेगुलरली इन अ मेडिकल कॉलेज, एंड वो करके आपको डिग्री मिलेगी और एक आपको RCI लाइसेंस मिलेगा। सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैज़ अ डिग्री ऑफ साइकोलॉजी विच इंक्लूड्स इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये देखिए, इंटेंसिव की बात करें, इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, वहाँ आपको रहना पड़ता है 2 साल के लिए, आपको पेशेंट्स OPD IPD सब देखना पड़ता है। जबकि इन कंट्रास्ट जो साइकाट्रिक होता है, इनके पास एक मेडिकल डिग्री होती है विच इज कॉल्ड MBBS, उसके बाद MD करते हैं विद ईयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो वो ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं? थ्रू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। वन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? साइकाट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड गिव इलेक्ट्रोशॉक, जिसे हमें इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी कहते हैं, ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड द साइकाट्री। और अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प विद द पीपल ऑफ देयर डेली इशूज, और कैन काउंसल द स्टूडेंट, और कैन गिव द ट्रेनिंग about their career or something. But if you talk about the clinical psychologist, they got the intensive training in the treating of clinical disorders through the therapies. Okay, now the next topic is industrial and organizational psychology deals with workplace. आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है, HR मतलब जहाँ पे HRs वगैरह होते हैं, तो आजकल इनको रखने जाने लगा है, ताकि जो है एम्प्लॉय जो है उनके पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके, उनसे ज़्यादा आउटपुट लिया जा सके। सो डील विथ वर्क प्लेस बिहेवियर फोकसिंग ऑन बोथ द वर्कर एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय देम। ठीक है, तो दोनों वर्कर्स के लिए भी काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। सो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनका कंसर्न होता है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, इम्प्रूव वर्क कंडीशंस एंड डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। तो पहले तो सबसे पहले सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़, कि उनसे ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाए जो एम्प्लॉयमेंट जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सके। फिर दूसरा है इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन, ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जा सके जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके, और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट माइट रिकमेंड दैट द कंपनी में अडॉप्ट अ न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट वुड इंक्रीज। तो साइकोलॉजिस्ट कर सकता है कि भाई आप एक न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लाइए, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन किया जा सके बिटवीन द मैनेजर एंड द स्टाफ, है ना। So that can the industrial psychologist can suggest. Yes, so the background of industrial and organizational psychologist often includes training in cognitive and social psychology. ठीक है, तो वो ज़्यादातर इसका किन पे ट्रेनिंग होता है? कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी का, तो ये ज़्यादा पढ़ते हैं जो इंडस्ट्रियल वाले होते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्टडी हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। हर ग्रुप की, हर एज के बाद, हर एज में एक पढ़ने की क्षमता या पढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, तो उस पर वो स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से वो डेवलप कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल यूज टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग। किस तरीके से ये कम से मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन मेथड या मटेरियल ला सके जो इफेक्टिव हो दोनों में, एजुकेशनल और वर्क सेटिंग में। जैसे आपने देखा होगा कई वर्क सेटिंग्स में जो है आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो देयर समवेयर इन टीचिंग यू, तो वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस की ऐसी ज़रूरत हो कि मतलब एक अच्छा इंस्ट्रक्शनल वे में समझाया जा सके। दे आर ऑल्सो कंसर्न विद रिसर्च ऑन इशूज़ ऑफ रिलीवेंस फॉर एजुकेशन। तो यहाँ रिलीवेंस फॉर एजुकेशन, काउंसलिंग एंड लर्निंग एंड इन सब की प्रॉब्लम्स की बात होती है। तो इसकी रिलेटेड फील्ड जो है वो है सोशल साइकोलॉजी, जो फोकस करती है डिज़ाइनिंग प्रोग्राम
programs that promote intellectual, social and emotional development of children. जो किसको promote करती है? Intellectual, social and emotional development of children including those with special needs, यानी जो special child होते हैं उनके लिए भी. Then try to apply knowledge of psychology in school settings, और उस knowledge को school setting में apply करना. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. ये आजकल बहुत ही इमर्जिंग एरिया चल रहा है साइकोलॉजी में. आजकल जो स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स होते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर बनता जाता है. सो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू इम्प्रूव इट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय इन्हांसिंग देयर मोटिवेशन. और ये क्या करते हैं? रिलेटिवली न्यू फील्ड है बट इज गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड. अब बहुत पॉपुलर हो रही है. और अदर इमर्जिंग क्या है? जैसे इंटरडिसिप्लिनरी फोकस ऑन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी हैज़ लेड टू द इमर्जिंग ऑफ वेरियस एरियाज लाइक एविएशन साइकोलॉजी. अब आप कहेंगे एविएशन में क्या ज़रूरत है साइकोलॉजी की? मान लीजिए देखिए जो पायलट्स वगैरह होते हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड दे आर इन लाइक कोई फ्लाइट उड़ा के आया है वो फिर जेट लेग में हो गया. सो ही इज़ हैविंग सम साइकोलॉजिकल इशूज़, तो उनके लिए प्रोवाइड करना ताकि वो ठीक से अपने प्लेन को उड़ा सकें और उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो. ऐसे स्पेस साइकोलॉजी हो गया, मिलिट्री साइकोलॉजी हो गया, है ना. आजकल तो हर फील्ड में फॉरेंसिक साइकोलॉजी हो गया, रूरल साइकोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, मैनेजरल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी टू नेम अ फ्यू. अब ये कुछ फ्यू नेम्स हैं. अब तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं इसमें एरियाज़ में. So that's all about this topic is finished. Thank you very much, and if you like this video please like, share and subscribe and comment on it, and thank you very much.